अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक है। आज हम यरकान के मुतालिक बात करते हैं। अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैंने अपने बहुत से अजीज़ व अकारब और दोस्तों को देखा, मरीज़ों को भी देखा, जिनको यरकान हुआ और उन्होंने गले में किसी पीर फ़कीर से, दमदरूद वाले से, हकीम से ये धागे में कुछ लकड़ी के टुकड़े, दरख्तों के टुकड़े, टहनियों के डाल लिए और इंतज़ार करने लगे कि वो यरकान ठीक हो जाए। तो कुछ का हो भी जाता है, लेकिन ज़्यादातर नुकसान उठाते हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि यरकान क्या होता है। यरकान बेसिकली आँखों के पीलेपन को कहते हैं। आँखों का रंग जर्द हो जाता है। हम अपनी मेडिकल ज़बान में इसको ये कहते हैं कि जॉन्डिस। और जॉन्डिस, ये जो कलर है आँखों का पीला, ये बिलीरुबिन की वजह से होता है। बिलीरुबिन ब्लड में टेस्ट की जा सकती है। अब सवाल ये कि ये जॉन्डिस सिर्फ लिवर से रिलेटेड नहीं है खाली। आम तौर पे यही कंसेप्ट है कि जिगर ख़राब हो गया और यरकान हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी बेशुमार वजूहात हैं। मेरा ख़्याल से अगर मैं गिनना चाहूँ तो 50 से ज़्यादा होंगी। और ये जो बिलीरुबिन है, बिलीरुबिन भी दो किस्म की होती है, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और नॉर्मली क्या होता है कि जब भी यरकान होता है तो पहला टेस्ट लिवर फंक्शन किया जाता है, जो ठीक है, जस्टिफाइड है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो यरकान होता है, ये जो जॉन्डिस होता है, इसके 3 मेजर ग्रुप्स हैं। पहले नंबर पर जो यरकान होता है, आंखों का पीलापन होता है, उसको प्री हेपेटिक बोलते हैं। प्री हेपेटिक का मतलब यह है कि ये लिवर से रिलेटेड नहीं है, ये आपकी ब्लड वेसल्स से रिलेटेड है या आपके रेड ब्लड सेल्स से रिलेटेड है। और इस प्री हेपेटिक में या तो हीमोलिटिक जॉन्डिस हो सकता है या नॉन हीमोलिटिक जॉन्डिस हो सकता है। जो हीमोलिसिस की वजह से जॉन्डिस होता है, उसकी फर्दर फिर काफ़ी सारी, कोई 10-15 किस्म की काजेज़ होंगी, जो कि मैं अभी तफसील से डिस्कस नहीं करूँगा। तो लेकिन हमें ये जानना होगा कि क्या ये जॉन्डिस हीमोलिटिक जॉन्डिस है या नॉन हीमोलिटिक जॉन्डिस है। तो हीमोलिटिक जॉन्डिस को जानने के लिए हमें सबसे पहले उसका एक तो हमें, जब हम लिवर फंक्शन टेस्ट करवाएंगे तो उसमें बिलीरुबिन का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टेस्ट करवाना पड़ेगा। इसमें आपकी इनडायरेक्ट बिलीरुबिन ज़्यादा होगी और इसके साथ साथ आपको एक पेरिफेरल ब्लड फिल्म और रेटिक्यूलोसाइट काउंट ये करवाना होगा। अगर तो ये हीमोलिटिक जॉन्डिस आ जाता है, इसमें इनडायरेक्ट बिलीरुबिन ज़्यादा है और ब्लड फिल्म में आपके जो टूटे हुए रेड सेल्स हैं और रेटिकुलोसाइट काउंट ज़्यादा है, तो फिर इसका मतलब है कि हीमोलिसिस हो रही है और आपको हीमोलिसिस की वजह जानने के लिए कोई फर्दर 8-10 और टेस्ट करने पड़ सकते हैं, जिनमें से कुछ एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं या आपको मे बी बोन मैरो की भी ज़रूरत पड़े। अगर ये बिलीरुबिन डायरेक्ट होगी, डायरेक्ट ज़्यादा हुई, तो उस सिचुएशन में पैदाइशी मतलब ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें ये यरकान ज़्यादा होता है, जिसमें गिलबर्ट सबसे ज़्यादा कॉमन है। गिलबर्ट सिंड्रोम, क्रिगलर निजार और ड्यूबन जॉनसन एंड रोटोर सिंड्रोम। ये जो लास्ट वाली दो हैं, इनमें आपका जो है ये चारों की चारों जो हैं, ये नॉन हीमोलिटिक काजेज़ हैं उसकी बिलीरुबिन के ज़्यादा होने की। तो ये पैदाइशी हो सकती हैं। पहली दो में
जो है आपकी इनडायरेक्ट बिलिरुबिन ज़्यादा होती है और अगली जो 2 हैं उनमें डायरेक्ट बिलिरुबिन ज़्यादा होती है। और इसमें एक अहम बात यह है कि जब आप लिवर फंक्शन टेस्ट करवाएंगे तो आपके जो लिवर के बाकी टेस्ट हैं बिलिरुबिन के अलावा, ये आपके जो ALT, AST ये नॉर्मल होंगे, ठीक है। और रेटिकुलोसाइट ज़्यादा हो सकता है। तो इस तरह करके आपने हीमोलिटिक जॉन्डिस, हीमोलिसिस या प्री हेपेटिक जॉन्डिस का डिसाइड करना है, क्योंकि इसका इलाज जिगर वाली जॉन्डिस से टोटली डिफरेंट होगा। अब चलते हैं दूसरे ग्रुप की तरफ। दूसरे ग्रुप में आपका आ जाता है हेपेटिक जॉन्डिस या लिवर से रिलेटेड जो आपका यिरकान है। हाँ, उसके लिए ठीक है कि वो LFTs पहला टेस्ट होगा, लेकिन लिवर फंक्शन टेस्ट में आपके जो ALT, AST ये ज़्यादा होंगे, ठीक है। और इसमें फिर आपको फर्दर टेस्टों की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें आपका अल्ट्रासाउंड जो लिवर और गॉल ब्लैडर और हेपेटोबिलरी सिस्टम का वो करवाना पड़ेगा। और फिर वायरसेस, इसमें मोस्ट कॉमन काजेज़ जो हैं वो वायरसेस आ जाती हैं, जिसमें कि जिसको आमतौर पे काला यिरकान और पीला यिरकान बोलते हैं। तो पीले यिरकान में हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस E आमतौर पे कंसिडर किया जाता है। फिर काले यिरकान में हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C कंसिडर किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और वायरसेस भी होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जिनको वायरसेस को हम CMV या EBV के हवाले से जानते हैं, या ये जो आम कॉमन दूसरे वायरसेस हैं, डेंगू वायरस और ये जो आजकल चल रहा है कोरोना वायरस, और कोई भी वायरसेस जो हैं वो लिवर फंक्शंस को एबनॉर्मल कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पैरासीटामोल है या कोई और मेडिसिन हैं, ड्रग रिलेटेड हेपेटाइटिस B हो सकता है। इसके बाद और बहुत सारी काजेज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अल्कोहल, जो लोग खुदा न खास्ता कुछ अल्कोहल की कंजम्पशन यूज़ करते हैं ज़्यादा, तो ये खैर मगरबी दुनिया में तो अल्कोहल बहुत कॉमन काज है इसकी, हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस की या लिवर डिजीज़ की। इसके साथ साथ एक बीमारी होती है जिसको विल्सन्स बोलते हैं, जो कि पैदाइशी भी हो सकती है, जिसमें आपके जिस्म में ये जो कॉपर बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, उसके लिए अलग से टेस्ट करवाने पड़ते हैं। फिर आपकी एक पैदाइशी जिसमें अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा हार्ट फेलियर अगर हो, किसी को हार्ट का मसला हो, तो कंजेस्टिव हार्ट हो, तो उसकी वजह से भी LFTs एबनॉर्मल हो सकते हैं, जॉन्डिस हो सकता है। या किसी का ब्लड प्रेशर कहीं बहुत कम हो चुका हो, लिवर की ब्लड सप्लाई कम हो रही हो, तो उसको इस्केमिक हेपेटाइटिस बोलते हैं, तो वो भी ये एबनॉर्मल LFTs कर सकते हैं। इसके अलावा ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, जो कि कनेक्टिव, समझ लें कि आप जॉइंट्स की और जिस्म का जो आपका इम्यून सिस्टम है वो जब डिस्टर्ब होता है तो वो भी हेपेटाइटिस कर सकता है। इसके अलावा एक ख़वातीन में कॉमन बीमारी होती है जिसको प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस कहते हैं। इसके अलावा हीमेटोक्रोमेटोसिस एक बीमारी होती है जो कि इसी तरह की एक जॉन्डिस या लिवर डिजीज़ कर सकती है। इसके अलावा खुदा न खास्ता लिवर में एब्सिस हो सकती है, कोई ट्यूमर, लिवर का ट्यूमर हो सकता है, या कहीं और से कोई ट्यूमर या कैंसर आ सकता है। तो ये सारी वजूहात वो हैं जो कि आपको जॉन्डिस या यिरकान कर सकती हैं। अब इन सब का जो कॉमन, सबसे पहले तो हम जो रूटीन वाला टेस्ट है वो लिवर फंक्शन टेस्ट, ब्लड कंप्लीट एग्जामिनेशन और अल्ट्रासाउंड हेपेटोबिलरी सिस्टम और ये वायरल सीरोलॉजी, ये करवानी पड़ती हैं। बेस्ड ऑन दिस अब ये सारी जो हेपेटाइटिस है, ये अगर तो 6 महीने से पहले ठीक हो जाए तो उसको हम एक्यूट हेपेटाइटिस कहते हैं। आमतौर पे ये 4 से 6 हफ्ते में ठीक हो जाती है।
लेकिन अगर 6 महीने से ज़्यादा ये परसिस्ट करे तो इसको हम क्रॉनिक हेपेटाइटिस या क्रॉनिक लिवर डिजीज़ कहते हैं, जिसकी वजूहात में कॉमन जो हैं वो पाकिस्तान में तो हेपेटाइटिस सी है और मगरबी दुनिया में अल्कोहल है, और ये जो बाकी दूसरी मैंने जिक्र किया बीमारियों का, तो ये क्रॉनिक लिवर डिजीज़ या क्रॉनिक हेपेटाइटिस जो 6 महीने से ज़्यादा हो, तो इसका हर बीमारी का इलाज मुख्तलिफ होता है। तो ये आपको जहन में रखना है। ये खाली अगर ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है या कैंसर की वजह से है या अल्कोहल की वजह से है, तो ये गले में धागे लटकाने से ठीक नहीं होगा। ये बराए मेहरबानी जहन में रखें। अब चलते हैं तीसरे ग्रुप की तरफ। तो तीसरा ग्रुप ये है कि जिसको हम पोस्ट हेपेटिक या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं। जिगर के अंदर कुछ नालियाँ होती हैं जिनको हम जो आप कह लें कि इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट या बिलरी चैनल्स कह लें, जिनका तल्लक बाइल का और फिर ये गाल ब्लैडर पित्ते से जो सिक्रीशन होती है वो बाइल डक्ट में जाती है। तो अब ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब ये है कि इन नालियों में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ जाएगी। तो ये ब्लॉकेज नालियों के अंदर भी हो सकती है और नालियों के बाहर भी हो सकती है। अंदर का मतलब ये है कि पित्ते का कोई जो स्टोन है, जो उसका पित्ते की पत्थरी है, वो स्लिप होके उसकी गर्दन से निकल के तो आपकी बाइल डक्ट में चली गई, उसने ब्लॉक कर दिया। इसके अलावा वहाँ पर इस स्टोन की वजह से कोई आपकी ये जो बाइल डक्ट्स में कोई स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। इसके अलावा उस वहाँ पर कोई ट्यूमर बन गया, कोलेंजियोकार्सिनोमा बन गया, या जहाँ तक ये बाइल डक्ट आगे जो मैदे से अगली एक ड्यूडिनम होती है उसके सेकंड पार्ट में जाके ये खुलती है, तो वहाँ पर मुंह होता है उसका, वो ब्लॉक हो गया। या फिर उसके साथ एक लबलबे की नाली आ रही होती है, तो वो लबलबे का ट्यूमर अगर उस नाली को ब्लॉक कर दे तो वो ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है। तो ये सारी इसके अलावा कोई बाहर से कोई ट्यूमर है, कोई लिवर का ट्यूमर है, पेनक्रियास का ट्यूमर है, स्टमक का ट्यूमर है, कोई इससे पिछले कोई रेट्रोपेरिटोनियम ऑर्गन्स यानी पेट के पिछले से कोई मस्कुलर ट्यूमर है, कोई लिम्फ नोड का ट्यूमर है, ये अगर इन नालियों में से किसी नाली को अगर ये दबा रहे हैं, इन पर प्रेशर डाल रहे हैं, तो उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं। इसकी वजह से भी आपकी आंखों का रंग पीला हो सकता है। और इसमें अगेन पहला टेस्ट तो आपका LFT ही होगा, जिसमें कि इसमें एल्कलाइन फॉस्फेटेज और GGT एक टेस्ट होता है। ये रिलेटिवली ज़्यादा बड़े होते हैं, लेकिन ALT AST भी बढ़ सकते हैं, बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। इस सिचुएशन में मरीज़ को जिस्म पर ख़ारिश बहुत होती है, उसकी स्किन भी पीली हो सकती है और उसका जो है पखाने का रंग वो थोड़ा सफ़ेद या गाची की तरह का या क्ले कलर स्टूल हो सकता है। तो ये इसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं। ये ज़रा टेस्टों के लिहाज से बहुत एक्सटेंसिव काम जा सकता है। बाज़ का इसमें एक CT स्कैन एब्डोमेन की ज़रूरत पड़ सकती है, फिर उसके बाद MRCP की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को रेफ़र किया जा सकता है कि ERCP उसको स्टेंट के लिए डालने के लिए या एम्प्यूला की ओपनिंग को ओपन करने के लिए या CBD में स्टोन को रिमूवल के लिए अगर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हेल्प ना करे तो कई दफ़ा ये जनरल सर्जन या हेपेटोबिलरी सर्जन को रेफ़र करना पड़ता है, जो आपको किसी किस्म की ट्यूमर के लिए या स्टोन के लिए मेजर सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये यरकान इतना इसको भी आसान नहीं लेना चाहिए। तो बेहतर यही है कि अपने मुस्तनिद डॉक्टर से मशवरा करें। और टेस्ट, आज का दौर ऐसा नहीं है कि ये आप बग़ैर टेस्टों के, जिस तरह आज से अगर मैं 50 साल पहले चले जाएं 1970-80 की दहाई में शायद ये CT स्कैन और ये ERCP MRCP सारे अवेलेबल नहीं थे, तो उस वक्त तो ये चीज़ें ऐसे चल जाती थी। लेकिन आज के दौर में ये 2020 में मेडिसिन ने बहुत तरक्की कर ली है और आप बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखें
और मुस्तनिद डॉक्टर से मशवरा करें और टेस्टों के बाद ही अपनी इलाज की सजेशंस लें। डॉक्टर से सवाल करें, अपनी बीमारी के मतलब जानें और आपको अपनी बीमारी और अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट्स के मतलब और अपने प्रोसीजर्स और सर्जरी के मतलब और उनके साइड इफ़ेक्ट्स के मतलब जानने का पूरा हक है। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।